जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। ऑल द स्टूडेंट स्टैंडर्ड 9 वेलकम इन माय लेक्चर। माई सेल्फ महेश उपाध्याय फ्रॉम स्वामीनारायण गुरुकुल कड़वा। डियर स्टूडेंट, टुडे आई कंटिन्यू चैप्टर नंबर 3 मूवमेंट टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। In our last lecture, we had discussed about the organs of United Nations General Assembly and Security Council. Today, I am going to explain about Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice and Secretariat. सभी विद्यार्थियों का मेरी क्लास में स्वागत है। गुरुकुल की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा विद्यार्थी हम चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में पढ़ा था, इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हमने डिस्कस की थी, उसके रीजन्स। उसके बाद में ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनाइटेड नेशन, है ना। ये यूनाइटेड नेशन जो है वो क्यों इस्टेब्लिश किया था, वाई इट वॉज इस्टेब्लिश्ड। तो एज वी एवरीवन नो, द यूनाइटेड नेशन जो इस्टेब्लिश किया था वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए स्थापित की गई थी ये ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, तो देयर आर 6 ऑर्गन्स: जनरल असेंबली, सेक्रेटरी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इसके बाद में सेक्रेटरीट, सचिवालय। तो इस तरह देखिए देयर आर 6 ऑर्गन, 6 ऑर्गन से उनके अपने अपने काम हैं। अब हमने वाली जो पूर्व की क्लास थी उसके अंदर हमने इन 2 के बारे में हमने स्टडी की थी। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर लिया था कि जनरल असेंबली, ओके, तो जो जनरल असेंबली है दैट इज़ द वर्ल्ड पार्लियामेंट जिसको हम कह सकते हैं, और यहाँ ऑल मेंबर्स ऑफ एवरी नेशन मैक्सिमम 5 मेंबर्स सेंड कर सकता है। लेकिन जब व्हेन देयर इज़ अ टाइम टू वोट तो ओनली वन कंट्री कैन यूज़ ओनली 1 वोट, एक ही वोट का यूज़ कर सकता है। फिर इसके बाद में 193 कंट्रीज़ के जो मेंबर्स होते हैं और दे डिस्कस एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन की जाती है हम सभा के अंदर। इसके बाद में हमने यहाँ सिक्योरिटी काउंसिल्स के अंदर, जिसके अंदर देयर आर 15 मेंबर्स टोटल, 5 हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, 10 आर अपॉइंटेड या इलेक्टेड बाय असेंबली के द्वारा इलेक्ट होती हैं। अभी तक जो 5 मेंबर थे उसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड चाइना, और बाकी के 2 ईयर्स के लिए काउंसिल जो वर्क करती है। अब इसके अंदर जो वर्ल्ड के अंदर जो इन काइंड ऑफ द डिस्प्यूट्स होते हैं दे कैन बी सोल्व बाय द सिक्योरिटी काउंसिल। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इज़ वी नो, देखो सब अच्छी तरह से हम जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत ही डिस्ट्रक्टिव था। इसका पूरा हमारा इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन बिकम वेरी, है ना, पूरे ऑल वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज थे पूरे वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही आर्थिक प्रभाव पड़ा था, इकोनॉमिकली दृष्टि से डिस्ट्रक्टेड हुए थे। तो देखिए यहाँ द काउंसिल इज ऑल्सो नो, इस काउंसिल को हम ECC, ठीक है, OSOC, ECOSOC के नाम से भी जानते हैं। The General Assembly appoint 2/3 of its retiring member for 3 years। अब इसके अंदर क्या होता है, कौन अपॉइंट करता है? जनरल असेंबली, जो हमारा फर्स्ट ऑर्गन्स था। तो जनरल असेंबली अपॉइंट्स 2/3 ऑफ इट्स रिटायरिंग मेंबर, उसके जो रिटायर्ड मेंबर उनको अपॉइंट करता है फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसका जो मेन पर्पज है क्या करना, टू रेज द स्टैंडर्ड को बढ़ाना ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड विदाउट एनी बायस, रिलीजन, कास्ट, रीजन। और इसका जो मेन पर्पस था, बिना किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या देश के आधार पर, बिना भेदभाव किए लोगों का जीवन स्टैंडर्ड ऊपर लाना। तो दिस काउंसिल ट्राइज टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के जीवन का स्टैंडर्ड को बढ़ाना ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विदाउट एनी बायस या विदाउट एनी बायस, बिना किसी बायस पॉलिसीज, ठीक है, भेदभाव के बिना भेदभाव से रिलीजन और कास्ट और रीजन के आधार पर। इसके कुछ सब काउंसिल्स वर्क है वर्ल्ड के अंदर जो वर्क करते हैं, उसमें देखो बेटर के लिए यहाँ WHO वर्क करता है, IMF, FAO, ILO, यूनिसेफ एंड यूनेस्को, ये इसकी कुछ डिविजन्स हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स के। सबसे पहले देखो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब डेफिनेटली इस वर्ड से ही आपको ध्यान में होना चाहिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है टू रेज, है ना, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के लोगों की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कराने का। तो पहला ही जो इसकी सब का जो है पार्ट है उसमें WHO। तो देखो स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हेल्थ इज इसेंशियल, एज वी एवरीवन नो, बेटर हेल्थ चाहिए, जितना बेटर हेल्दी होंगे लोग उतना बेटर डेवलपमेंट होगा, तो इसके लिए स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्क करती है वो क्या है, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल। दूसरी है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वर्क्स टू एस्टेब्लिश फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में बहुत ही तकलीफ हो गई थी, आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो चुके थे कंट्री। अब नाउ फॉर बेटर एस्टेब्लिशमेंट के लिए IMF वॉज एस्टेब्लिश, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और इसका जो मेन पर्पस था वर्क टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए वर्क किया गया। इसके लिए FAO, है ना, तो यहाँ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए हेल्प्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड रेज द न्यूट्रिशन लेवल। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क क्या है, फूड और एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो हेल्प टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस को बढ़ाना, फॉरेस्ट्री एंड फिशरी, और रेज द न्यूट्रिशन लेवल, न्यूट्रिशंस के लेवल को बढ़ाना मेन पर्पस था। इसके बाद में ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो देखिए वर्क्स टू प्रोवाइड राइट एंड जस्टिस टू द लेबर ऑफ द वर्ल्ड। अब इसका जो मुख्य कारण था राइट्स, है ना, राइट्स दिलाना किसको, वर्ल्ड के लेबर्स को, तो यहाँ ILO वर्क करता है। देन आफ्टर इसके बाद में यूनिसेफ की बात आती है, तो देखो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इज वी एवरीवन नो, है ना, जैसे विश्व युद्ध, यूनाइटेड नेशन का मेन पर्पस था वर्ल्ड को बेटर बनाना, वर्ल्ड पीस के साथ साथ, है ना, वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड सिक्योरिटी के साथ साथ वापस से वर्ल्ड को बेटर बनाना उसका मेन पर्पस था। तो अब सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए, तो मोस्टली इफेक्टेड पार्ट था वो था चिल्ड्रन, ठीक है, क्योंकि वहाँ हज़ारों लाखों लोग की डेथ हुई थी। रेस्पॉन्सिबिलिटी कम टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन और बच्चों के रूप में कई बच्चे अनाथ हो गए थे। अब इसके लिए बेटर अंडरटेक द चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़, ये जो काम क्या करता है, चाइल्ड के बेटर, फॉर द बेटर इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़, इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के जो हेल्थ के लिए वर्ल्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन, ये जो संस्था काम करती है न्यूट्रिशनल फूड और क्या प्रोवाइड करती है, एजुकेशन। तो देखिए इस अंडरटेक द चाइल्ड वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, याद रखना इसका यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, अभी यहाँ पे फंड भी अवेलेबल कराया जाता है। और ये क्या है मेन पर्पज, अंडरटेक, इस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है वेलफेयर एक्टिविटीज टू improve the health of the children on world by providing nutritional food and education। इस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य काम क्या है कि बच्चों के लिए बेटर फूड,
है ना, न्यूट्रिशनल फूड एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, और जिससे उनका जो स्वास्थ्य वगैरह है वो अच्छा रहे। फिर इसके बाद में इसका है यूनेस्को, जो लास्ट इसका जो पार्ट है यूनेस्को। तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्क करती है, तो वर्क्स टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन नेशन बाय रिमूविंग इलिटरेसी। देखो यहाँ ये यूनाइटेड नेशन की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है विश्व के अंदर लिटरेसी को बढ़ाना, मतलब इलिटरेसी को ख़त्म करना, तो इम्प्रूव द कोऑपरेट करना बिटवीन बाय रिमूविंग इलिटरेसी, क्या करना, रिमूव करना किसको, अज्ञानता को, इलिटरेसी को, रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, लोगों के स्टैंडर्ड को बढ़ाना, थ्रू द एजुकेशन प्रोवाइडिंग जस्टिस एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल रिसोर्सेज। तो इस तरीके से देखो यूनेस्को का एज यू नेम नाम से है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन सोशल एंड साइंटिफिक कल्चरल, ठीक है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कल्चरल की सुरक्षा करना, ये सभी काम इसके अंतर्गत आते हैं। एजुकेशन प्रोवाइडिंग, जैसे एजुकेशन अगर मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वी गेट द जस्टिस, न्याय की पद्धति हमारे सामने आएगी, न्याय हम ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये इकोनॉमिक एंड जो सोशल काउंसिल्स था उसके सब डिविजन्स थे, WHO, IMF, FAO, ILO, यूनिसेफ एंड यूनेस्को। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, CDC उसकी बात है, हेल्थ के लिए वर्क करती है, मॉनेटरी फंड स्टेबिलिटी फॉर इकोनॉमिक, है ना, FAO, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, फिर उसके लिए सोर्सेज टूल्स वगैरह प्रोवाइड करना। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या करेगी, लेबर को राइट्स दिलाना। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है, और देन आफ्टर यूनेस्को है वो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, सभी का अपना अपना वर्क है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑर्गन्स है वो हमारा है ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, विचार जो कैसे असेंबली के द्वारा इलेक्ट होते हैं। देयर आर 5 परमानेंट मेंबर नेशन इन दिस काउंसिल, इस काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर हैं। द रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्टेड बाय जनरल असेंबली, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका सिलेक्शन असेंबली, जनरल असेंबली के द्वारा किया जाए। इंक्लूडेड हियर इट ओवरसीज मैटर pertaining टू नेशन हैव नॉट एक्वायर्ड इंडिपेंडेंस, और इसका मेन जो कंट्री को, देखिए जिन कंट्री को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, अभी भी कॉलोनिज्म चल रहा था, ठीक है, अभी भी अदर कंट्रीज़ का इसके मतलब कंट्रोल में थे, ऐसे को फ्री कराना। अंडर सम प्रीवियस मैंडेट ऑल्सो नेशन डिप्यूटेड इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर एज वेल एज इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अब जो कंट्री हार चुके थे, जिनकी स्थिति खराब थी, ऐसे कंट्री को आगे बढ़ाना, ठीक है, इस ट्रस्टीशिप काउंसिल्स का वर्क है। सोशली इकोनॉमिकली कैसे सपोर्ट करना, मतलब दोज कंट्री हु रूइंड, मतलब जो बर्बाद हो चुके थे किसमें, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, तो इनको ऊपर उठाने का काम जो था वो था ट्रस्टीशिप काउंसिल। उसके बाद में देखिए यहाँ नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जस्टिस का मतलब न्याय दिलाना। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ द डिस्प्यूट बिटवीन द अमंग द कंट्रीज, तो उनका जो डिस्प्यूट्स है उन डिस्प्यूट को सोल्व करना, न्याय दिलाना। तो इसका हेडक्वार्टर्स है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, हेडक्वार्टर इज इन सिटी ऑफ हैग इन नेदरलैंड। नेदरलैंड के अंदर हेग सिटी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। देयर आर 15 जज इन इट, और उसके अंदर 15 जज होते हैं हु वर अपॉइंटेड फॉर 9 years, जिसका 9 साल तक
ठीक है, अपॉइंट किया जाता है। 9 हु आर अपॉइंटेड 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इट्स सोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, और ये क्या करते हैं, सोल्व द डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, गिव्स वर्डिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड प्रेजेंटेड बिफोर इट गिव द लीगल एडवाइस। अब देखो यहाँ कई कंट्रियों के बीच में कोई ऐसे झगड़े हों तो उसका निपटारा करना, उसका सोल्यूशन देगा लीगल वे से, और कोई लीगल एडवाइस है वह भी देना। तो इस तरह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वेयर इट इज हेडक्वार्टर, its headquarter is in Hague in Netherlands। 9 जज होते हैं, सॉरी देयर आर 15 जज अपॉइंटेड फॉर 9 years, और उनका जो मेन पर्पज है टू गिव, ठीक है, टू सॉल्व द डिस्प्यूट, है ना, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के प्रॉब्लम्स को सोल्व करना, गिव वर्डिक्ट ऑन इंटरनेशनल डिस्प्यूट प्रेजेंटेड। इसके बाद में लास्ट जो है वो है सेक्रेटेड, द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी जनरल का जो ऑफिस होता है यूनाइटेड नेशन इज कॉल्ड सेक्रेटेड, जिसको हम सचिवालय शब्द देते हैं। तो जनरल असेंबली अपॉइंट, अब इसका अपॉइंट कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल का, तो ध्यान रखना सेक्रेटरी जनरल वॉज अपॉइंटेड बाय 5 years के लिए होता है, और वो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है। सेक्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट ट्रांसलेटर। अब देखो इस पूरे ऑफिस के अंदर कौन कौन जुड़े हुए हैं, जो सेक्रेटरीज होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एक है ना, कोई प्रॉब्लम्स आई उसका सॉल्यूशन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम होता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे असिस्टेंट्स होते हैं उनके, ट्रांसलेटर, है ना, ट्रांसलेटर ऑल्सो मस्ट, अदरवाइज हु कैन नॉट ट्रांसलेट, है ना, जैसे रशिया की लैंग्वेज सबको नहीं आती है, जैसे तुर्की की लैंग्वेज नहीं आती, तो उनका ट्रांसलेटर भी वहाँ होते हैं। एंड एक्सपर्ट ऑल्सो, और वहाँ पे एक्सपर्ट लोग भी होते हैं जो हेल्प सेक्रेटरी काउंसिल्स को वो हेल्प करते हैं। द सेक्रेटेरिएट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, और ये जो सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ है, तो दैट इज इन द न्यूयॉर्क, है ना, ये हमारा यहाँ का है न्यूयॉर्क के अंदर, है ना, न्यूयॉर्क यूनाइटेड यूएस के अंदर। द सेक्रेटेरिएट इज सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क। द यूनाइटेड नेशन हैज़ कॉन्स्टेंटली बीइंग एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस। अभी भी ये विश्व जो यूनाइटेड नेशन हैं वो क्या कर रहा है, मेकिंग एफर्ट्स टू एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड यूनिटी एंड अचीव द ड्रीम टू यूनिवर्सल ब्रदरहुड, टू अचीव द इंटरनेशनल ब्रदरहुड, वर्ल्ड ब्रदरहुड, विश्व में भाईचारा बढ़ाने का वर्क है, वो प्रयास करते हैं कि वर्ल्ड के अंदर विश्व शांति की स्थापना हो। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट टुडे फिनिश दिस चैप्टर, इस चैप्टर को हमने फिनिश किया। इसके ऊपर आप लोग पूरा प्रोजेक्ट, है ना, नेट से फाइंड आउट करके पूरा यूनाइटेड नेशन के ऊपर एक प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। ओके, प्लीज़ प्रिपेयर द प्रोजेक्ट, ये आपका होमवर्क है। देन आफ्टर राइट द शॉर्ट नोट। ओके, शॉर्ट नोट लिखेंगे। आज का जो होमवर्क है ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, इन सभी के ऊपर आप शॉर्ट नोट लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। बट एज ए प्रोजेक्ट वर्क के रूप में आप लोग यूनाइटेड नेशन के ऊपर, ठीक है, उसके सिम्बल्स हैं, उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्स्ट्रा आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखेंगे, सर्च करें नेट से, और यू कैन बी राइट। तो इस तरह आज हमारे चैप्टर नंबर 3 फिनिश हुआ। ओके, इसको ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट में ओके, जय श्री स्वामीनारायण।